गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या कॉजेज थे, मतलब किन किन पीपल्स को असर पड़ा, जिसमें हमने रूलिंग क्लासेस के बारे में जाना कि उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए। इसके साथ साथ पीजेंट्स और जमींदार पे क्या असर पड़ा, सिपाहीज यानी कि जो सिपाही थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में जुड़ गए थे, जो कि इंडियंस थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। और इसके साथ साथ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो आए थे, लाइक जो ब्रिटिशर जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे इंडिया में, उसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट में काफ़ी कुछ एजुएशन हुआ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे 1857 में जो रूलिंग क्लासेस हो गई, सिपाही कम्युनिटी हो गई, ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, एंड एज वेल एज सोशल एंड रिलीजियस जो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से एक हुए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ, यानी कि एक तरीके का बैटल हुआ फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, हाउ डिड सिपाही म्यूटिनी टर्न्स इनटू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही का मतलब जानते हैं, सिपाही म्यूटिनी मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो किसी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। History narrates various tales of conflict between the rulers and the ruled. Some of these conflicts were backed by people to such an extent that they posed a serious challenge to the authority of the rulers. The revolt of 1857 was one such conflict. Some historians considered it as a massive attempt to overthrow the East Indian Company rule in India. It is termed to be the first war of Indian independence against the British. हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वाक्य हुए हैं जहाँ पे रूलर्स और जो रूल्ड है, मतलब एक तो रूलर जो राज करता है और जो दूसरी होती प्रजा, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर अगर रूलर्स गलत होते हैं तो जो प्रजा होती है वो उसके अगेंस्ट जाती है। जब आप क्लास 9th में आएंगे फ्रांस का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए थे जब वहाँ की जनता राजा के खिलाफ गई थी, उसको ओवरथ्रोन कर दिया था उसके सिंहासन से। ठीक वैसे ही 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हिस्ट्री में एक ऐसा वो माना जाता है कि जहां पर इंडियंस ने पहली बार अटेम्प्ट किया था देश को आजाद करने के लिए। ठीक है, By 1857, the nation was simmering with resentment against the British rule. On 29th of March 1857, Mangal Pandey, young sepoy of the Bengal Native Infantry, was executed for attacking his officer. He was against the use of new cartridges, the top of which has to be bitten off by mouth and were rumored to be greased with animal fat. Angry with Mangal Pandey's action, the British officer hanged him to death. A few days later, after his death on 9th of May 1857, some sepoys refused to participate in the army drill and protested against the cartridge. The British officers dismissed these sepoys and jailed them. However, other sepoys released the imprisoned sepoys and attacked the British officials. The sepoys captured the ammunition and set their building and properties on fire. They were determined to bring the end to British rule and made Bahadur Shah Jafar as their leader. अब 1857 का एक्चुअल रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे जो कि ब्रिटिश सिपाही थे, मीन सिपाही थे वो, ओके, जो कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि जो बंगाल साइड जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसका वो हिस्सा थे। ओके, अब उस दौरान क्या हुआ, मंगल पांडे ने उस समय जो गोली आती थी उसके आउटर जो कार्टिज बनी हुई रहती थी या फिर उसका जो सिल बनी हुई रहती थी गोली की, उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था, फिर उसके साथ बंदूक में डालना पड़ता था। जो गोली होती बुलेट थी उसके बाहर की आउटिंग कवरिंग जो रहती है, सिल जो रहती है, कार्टिज जो हम बोलते हैं, वो उसको मुंह से छीलना रहता था। और उस समय ऐसा र्यूमर था कि ये जो उसके ऊपर जो सील या कवर बना हुआ है वो बेसिकली एनिमल्स के फैट से बना हुआ है, ना एनिमल्स की चर्बी से बना हुआ है, लाइक काऊ या पॉर्क। इनके मीट की जो फैट होती है उससे ये सील बनी हुई है, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने मना कर दिया गया। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं इस टाइप की गन्स या बुलेट्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिसके तहत मंगल पांडे ने इनके अगेंस्ट रिबेल करा। एंड एट द एंड ऑफ दैट एक्शन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको पकड़कर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आफ्टर अ फ्यू डेज
ऑन 9th of May 1857 कुछ सिपाहीज ने जब ये देखा कि मंगल पांडे के साथ इतना बुरा हुआ, जबकि वो एक आर्मी का पर्सन था, तो कुछ जो इंडियन सिपाहीज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, मंगल पांडे सही था, इन कार्टिजेस में एनिमल्स फैट होने की वजह से हम इसको मुंह से नहीं छीलेंगे। बिकॉज उस समय गोली को पहले सील से तोड़ना रहता, सील जो रहती थी, कवर रहती, उसको तोड़ना पड़ता था, फिर जब जाके गोली उसमें बंदूक में डाली जाती थी, तो मुंह से ही कर सकते थे। सो उन्होंने ये मना करा। हालांकि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको डिसमिस कर दिया, जिन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ दिन बाद जितने भी इंडियन सिपाहीज थे, यानी कि इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने उन सबको जेल से छुड़ा लिया और ब्रिटिशर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे, उनके घर थे, प्रॉपर्टीज थी, उनको जला दिया। और वो डिटरमाइंड हो गए थे कि ब्रिटिशर्स को कैसे भी करके यहाँ से भगाना है, और बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको अपना लीडर डिक्लेयर करना है या उनको अपना नया लीडर बनाना है। The Sepoys marched from Meerut to Delhi on 10th of May 1857. अब ये जितने भी सिपाहीज थे, ये सब ने मार्च किया फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली ऑन 10th of May 1857. As the regiment in Delhi got the news of their arrival, they rose in rebellion. Then they marched towards the Red Fort to meet बहादुर शाह जफर। इसके साथ साथ कोई दूसरे रिवेलियन भी थे, मतलब जो कोई दूसरे विरोध करने वाले पर्सन्स भी थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया और वो टुगेदर वो मार्च कहाँ करने चले गए, रेड फोर्ट, जहाँ पर बहादुर शाह जफर रहता था। उस समय जो मुगल एम्परर का जो पैलेस होता था वो रेड फोर्ट होता था, तो वहां पर बहादुर शाह जफर के पास गए। द एम्परर वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ चैलेंजिंग द ब्रिटिशर्स। हालांकि बहादुर शाह जफर पहले अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बट लेकिन जब इतने सारे पीपल्स मार्च करके, मीन्स सोल्जर, सिपाहीज, रिबेलियन सब मार्च करके जब उनके वहां महल में पहुंचे, उनके फोर्ट में पहुंचे, तो उनका कोई चॉइस नहीं रही कि उन सोल्जर्स की डिमांड मानने की, तो इसलिए उन्होंने उन सोल्जर्स की डिमांड मान ली। और वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने रेड फोर्ट पर बहादुर शाह जफर को अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर then wrote letters to many chiefs and rulers all over the country to unite and fight against the Britishers. इसी दौरान बहादुर शाह जफर ने बहुत सारे लेटर्स लिखे डिफरेंट चीफ्स को, रूलर्स को, राजाओं को, कि सब एक हों और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध लड़ें। Soon many small chieftains and rulers became a part of the revolt and Britishers were evicted from Delhi. और किसी हद तक सक्सेस भी हुए थे जब इन्होंने कुछ पार्ट्स ब्रिटिशर्स को दिल्ली में से भगा दिया था। ओके, ड्यू टू जो रूलर्स चीफ हैं जिनको चिट्ठी लिखी थी, वो आके बहादुर शाह जफर से मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिल्ली से भगा दिया था। ए वीक आफ्टर दिस अ वेव ऑफ म्यूटिनीज बिगेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और थोड़े ही एक हफ्ते बाद ही वेरियस पार्ट से खबर आने लग गई कि देयर आर वेरियस किंग्स, क्वींस एंड अदर पीपल जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। मोर एंड मोर रेजिमेंट्स रिबेल्ड एंड जॉइंड अदर ट्रूप्स एट नॉर्दर्न प्लेसेस लाइक कानपुर, दिल्ली एंड लखनऊ। उस समय जो मेन प्लेसेस थी कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, वहां पे डिफरेंट ट्रूप्स, सेनाएं वहां पे आके मिलने स्टार्ट हो गई और वहां पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट करना या रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। Soon people from villages and towns began to support their chiefs, जमींदार्स and local leaders in their fight against the Britishers. अब इनमें कौन कौन शामिल थे? केवल सिर्फ सिपाही ही नहीं थे, इनमें पीजेंट्स भी थे, जमींदार्स भी थे, लोकल रूलर्स भी थे, नेटिव जो लोकल रूलर्स थे, और सब एक साथ इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसमें near Kanpur, Nana Sahib drew out Britishers from the city and declared him as a governor under the Mughal emperor. इसी दौरान नाना साहिब उन्होंने कानपुर से ब्रिटिशर्स को खत्म कर दिया था, उनको भगा दिया था। इसके साथ साथ लखनऊ में बिरजिस कादर और उनकी एंड हिज मदर बेगम हजरत महल कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू अपराइजिंग। इसके साथ साथ इधर लखनऊ में बिरजिस कादर और उनकी मदर बेगम हजरत महल ने भी ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ दिया था। Birjis Khader was the son of Nawab Wajid Ali Shah, the Nawab of Awadh at the time of annexation to the British Empire. हमने जो चैप्टर नंबर 3 या 4 में एनेक्स्ड ऑफ अवध पढ़ा था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप हमारी आर्मी, क्योंकि उस समय हमने एक चीज पढ़ी थी कि
ड्यू टू सम लॉ, एक ऐसा लॉ बनाया था कि कोई भी राजा अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता है, उसको हम ब्रिटिशर्स आर्मी प्रोवाइड करेंगे और उसके हिसाब से उसको रिवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो अवध के जो एक राजा थे वो पे नहीं कर पाए थे रिवेन्यू, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने टेरिटरी के अनेक्स कर लिया था, अपने टेरिटरी के अंडर ले लिया था। तो ये जो ब्रिटिश कादर है वो वही है जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे हैं, जो कि उस समय वहाँ के प्रिंस थे अवध के, जब अवध को ब्रिटिशर्स ने साइज कर लिया था। British were declared as the new Nawab of Lucknow during the revolt, and he also accepted Bahadur Shah Jafar as the emperor. Meanwhile, in Jhansi, Rani Lakshmibai and Tatya Tope, the general of Nana Sahib, together with sepoys fought against the British. और इसी दौरान ब्रिटिश को नवाब ऑफ लखनऊ डिक्लेयर कर लेगा था, और उन्होंने भी अपना ब्रिटिश कादर ने भी अपना एम्पर बहादुर शाह जफर को मान लिया था। इसके साथ साथ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोप ने मोर्चा संभाल रखा था, और यहाँ से जो सिपाहीज के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, द ब्रिटिशर्स हैड अ टफ टाइम इन कॉम्बैक्टिंग दिस रिबल फोर्सेस एंड लॉस्ट मैनी बैटल्स। अब ब्रिटिशर्स के लिए काफी मुश्किल था, उन्होंने बहुत सी जगह बैटल्स हारे भी। द म्यूटिनी आल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स सच एज अहमदुल्ला शाह फ्रॉम Faizabad, Bakht Khan from Bareilly, and Kunwar Singh, a Zamindar from Bihar. They successfully mobilized people against the Britishers. उस दौरान नए लीडर्स भी इमर्ज हुए, लाइक अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से आए, बख्त खान बरेली से आए, कुंवर सिंह जमींदार से आए। इनका रोल ये था कि इन्होंने लोकल पीपल्स को एनकरेज किया ब्रिटिशर के अगेंस्ट वॉर में, यानी बैटल में लड़ने के लिए। The revolt of 1857 witnessed huge participation from soldiers, leaders and common people from across the country. अब रिवॉल्ट ऑफ 87 इतना सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन जो पीपल्स थे, सभी सेक्शन ऑफ पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो एक रूलर हो, चाहे वो एक सोल्जर हो, चाहे वो एक कॉमन पीपल ही क्यों ना हो, सभी एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर किया था ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा सके। और तभी से ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडियन से डरने लगे कि आगे जाके हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना होगा, अदरवाइज अगर हम चेंज नहीं लाए तो वापस 1857 के सर्कमस्टांसेस फिर से आ जाएंगे। बिकॉज हालांकि 1857 का रिवॉल्ट इंडिया जीत नहीं पाई थी, ब्रिटिशर्स जीत गए थे, बट लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अब इस बात का डर था कि अगर इन फ्यूचर हमने कुछ भी इनके साथ गलत करा या हमने इनके फेवर में कुछ पॉलिसीज नहीं बनाए तो ये फिर से वापस से रिबेलियन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और वापस इस बार वो हमें इस देश से बाहर निकाल के रहेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने, जैसे हमने जाना कि ब्रिटिशर्स रिवॉल्ट जीत गए, तो कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ओके, द ग्रेट रिबेलियन विच बिगेन इन May 1857 as mutiny of sepoys soon erupted into civilian revolts and smaller mutinies in central India and upper Gangetic plain. Northern part और central part of India में रिवॉल्ट ऑफ 1857 बेसिकली या मेजरली वहीं पर बैटल्स हुए। The sepoys and rebel forces greatly outnumbered the Britishers who lost many battles. इस दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बैटल्स हारे हुए। The scale of the upheaval shocked the company and it began to strengthen its military by bringing in both man and material from England and passing new laws to combat rebels. और इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज्यादा आर्मी पीपल्स को इंग्लैंड से लेकर आए, उसके साथ साथ वहां से बारूद जो भी हथियार वगैरह वो भी इंग्लैंड से इंडिया मंगवाने लगे ताकि इन रिबेलियंस को रोका जाए। उसके साथ साथ न्यू लॉ पास किए गए ताकि इन रिबेलियंस को कंट्रोल किया जाए। इन सितंबर 1857 द कंपनी रिकैप्चर्ड दिल्ली। सून आफ्टरवर्ड्स एम्पर बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट मई में 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, सितंबर में वापस से ब्रिटिशर्स ने वापस बैटल फॉट किया और उसी दौरान उन्होंने दिल्ली को वापस से एनेक्स कर लिया। ओके, यानी दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया, जहां पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनके जो सन्स थे, बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे, उनको भी मरवा दिया। एंड बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू प्रिजन इन बर्मीज कैपिटल ऑफ रंगून इन अक्टूबर। उसके साथ उनको म्यांमार की जेल में भेज दिया गया, जहां पर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
और कब भेजा गया था? अक्टूबर 1858। और म्यांमार में रंगून नाम की एक प्लेस थी, वहां पर ये जेल थी, वहां पर उनको भेजा था। अब 1862 में उनकी डेथ हुई इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिस हाउएवर डिड नॉट ब्रिंग द एंड ऑफ द रिवॉल्ट। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years फॉर द ब्रिटिशर्स टू गेट द रिबल्स अंडर द कंट्रोल। हालांकि भले ही 1857 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, बट लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टिल रिवॉल्ट चल रहा था और ब्रिटिशर्स को कम से कम 2 साल तक लगे थे, 2 साल लगे थे इन रिवॉल्ट्स को अपने कंट्रोल में करना और उन सबको हराने में। In March 1858, the company recaptured Lucknow, and in June the same year, Rani Lakshmibai of Jhansi was killed in a battle. और 1858 में सबसे पहले मार्च में उन्होंने वापस से लखनऊ को रिकैप्चर करा और जून में रानी लक्ष्मीबाई को बैटल में मारकर वापस से झांसी को रिकैप्चर करा। इसके साथ साथ उसी दौरान तांते तोपे हाउएवर रैन अवे टू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड सस्टेन द फाइट विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। बट लेकिन उस समय तांते तोप बच गए थे और वो जंगल की तरफ भाग गए थे, वहां पे पीजेंट्स के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। एंड ट्राइबल ही वॉज इवेंचुअली किल्ड बाय ब्रिटिशर्स इन अप्रैल 1859। हालांकि तांते तोपे की भी डेथ करवा दी गई इन 1859 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हंड्रेड्स ऑफ रिबल नवाब सिपाहीज किंग्स एंड सिविलियंस वर ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिशर्स। और इसी दौरान बहुत सारे पीपल्स सिविलियंस भी थे उसमें, मीन्स आम कॉमन पीपल, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे राजाओं। जब ब्रिटिशर्स जीतने लग गए तो उन्होंने सबको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी सबको मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत सारे पीपल्स, कॉमन मैन, सोल्जर्स और राजाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। By the end of 1859, the company has regained control over इंडिया। हालांकि 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और बाय द एंड ऑफ 1859 वापस से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में सब कुछ आना स्टार्ट हो गया। It now thought of ways to win back people's faith. Loyal landlords were given traditional rights over their lands. पर लेकिन अब जब इन्होंने वापस से रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया या फिर वापस इनको कंट्रोल आना स्टार्ट कर दिया, तो इस बार इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि वापस से पीपल्स का फेथ यानी विश्वास जितना होगा इन लोकल लैंडलॉर्ड्स को अपने अंडर लाना पड़ेगा। तो इनको बेसिकली जो पहले जो इनको राइट्स मिलते थे अपनी जमीन पे, वो राइट्स वापस देने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये वापस से हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ओके, तो इस वजह से इन्होंने वापस से क्या करना, पीपल्स का फेथ जीतने के लिए जो लोकल लॉयल लैंडलॉर्ड्स या लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं उनको वापस से वो सारे राइट्स हक देना स्टार्ट कर दिए जो उनको पहले से मिल रहे थे। The company also realized that it could not continue ruling the country with the same set of policies and so made necessary changes. और कंपनी को इस बात का एहसास हुआ कि जो हमने पॉलिसीज बनाई थी पहले, जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस हम बनाए थे, उन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से ही ये रिवॉल्ट हुआ है और इनकी वजह से हम इनको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना ये वापस से रिवॉल्ट या फिर बैटल वाले सिनेरियो को वापस से जन्म दे देगा। A new act passed by the British Parliament in 1858 transferred the ruling powers of India from the East Indian Company to the British Crown। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1858 में ये फैसला लिया गया कि जो भी पावर्स हैं, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा, हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पावर थी, वो सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के इंग्लैंड के क्राउन यानी कि इंग्लैंड की राजा या रानी के हाथ में कर दिया गया। All matters related to the governments of India were handed over to the Secretary of the State of India, who was a member of the British Cabinet. The Secretary also had a council called the Indian Council that advised him on important matters. अब वहाँ पे उन्होंने काउंसिल बनाई जिसमें जो भी इंडिया के रेफरेंस में जो भी फैसला लेना हो, चाहे वो एक छोटा सा कानून भी हो, उसके सारे फैसले स्टेट सेक्रेटरी यानी मतलब पूरी कंट्री का जो हेड एक बनाया गया था वो लेगा। इसमें जो कि मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो कि उनकी पार्लियामेंट है अपने देश में, उसका वो मेंबर होगा। इसके साथ साथ एक और चीज होगी कि उस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी होंगे, इंडियन काउंसिल भी होंगे, जो कि उस पर्टिकुलर सेक्रेटरी या स्टेट सेक्रेटरी को या फिर इंडिया के जो हेड को सलाह देगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करने से कितने लोग इसको इफेक्ट, कितने कॉमन पीपल्स का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसरॉय। द हेड मीन्स गवर्नर जनरल मीन्स ये समझ लो इंडिया का राजा, बट लेकिन किसके अंडर, अंडर द किंग ऑफ ब्रिटेन। तो उसको उपाधि क्या दी जाती थी इंडिया में, जो हेड होता था पूरे इंडिया का, जैसे लाइक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, उस समय पूरे इंडिया का हेड को क्या नाम देते, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय। ओके, एंड ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव होता था
भारत के क्राउन का। ओके, दो दिस मेजर इंडिया केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि इससे क्या हुआ, इन सब चीजों से हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें छुटकारा तो मिला, बट लेकिन कहीं ना कहीं हम इंग्लैंड के राजा और रानी या फिर इंग्लैंड गवर्नेंस के अंडर आ गई थी इंडिया। ओके, The British also annulled the policies of doctrine of lapse and recognized the hereditary rights of an adopted son। इसके साथ साथ एक और चीज उन्होंने करी, जो इन्होंने रूल नहीं कर सके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अगर आपका कोई सगा वारिस या आपके खानदान में कोई वारिस सगा वारिस आपका नहीं होता है तो हम आप वाला टेरिटरी हम वापिस छीन लेंगे। तो उसमें रिफॉर्म लाया गया। उसने बोला कि अगर आप कोई सन अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो आपकी जगह, उस राजा की जगह वो ले सकता है। Furthermore, they assured the native rulers that their territories could not be annexed in the future on the condition that they accept the British Queen as the sovereign paramount. This meant that the rulers had to accept the supreme authority of the British Queen over their territories. अब कुछ रूलर्स ऐसे थे जिनके पास अभी भी राज्य थे, अपने कंट्रोल थे अपने स्टेट में, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक बात कही उनसे कि आप एक काम कीजिए, आप जो ब्रिटिश क्वीन है, उस समय जो क्वीन थी ब्रिटिश की, उसके अंडर सोवरेन पैरामाउंट मान लीजिए। इसका मतलब है कि कुछ भी मैटर होगा, अगर आपको किसी दूसरे कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड आपको कोई फैसला लेना हो, अब विद इन द स्टेट्स यानी विद इन आपकी कंट्री में तो आप ले सकते हो, पर लेकिन अगर आपको सुप्रीमेसी किसकी माननी पड़ेगी, ब्रिटिश क्वीन की, तो इससे हम आपको एश्योरेंस ये देंगे कि हम आपका राज्य नहीं छीनेंगे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे राजाओं थे जिन्होंने ब्रिटिश क्वीन की सुप्रीमेसी मानी थी, जिसके क्योंकि उस समय उनको ये था कि हमें हमारा राज्य या जो हमारा जो भी जो रूलिंग बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसको खोना नहीं है। द रिवॉल्ट मेड द ब्रिटिश रेस्पेक्ट द डाइवर्स ट्रेडिशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया। अब इसके तहत ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई कि इंडिया में अगर हम रिलीजियस को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो ये अगेंस्ट हमारा अगेंस्ट वापस से रिबेल करेंगे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे नाउ फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट ऑफ जमींदार्स एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इन द आर्मी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज ये करी कि अब उन्होंने जहाँ इंडियन सोल्जर्स पे भरोसा करना कम कर दिया, उन्होंने जैसे ज्यादा रिक्रूट कहीं करे ब्रिटिश आर्मी के पीपल्स यानी यूरोपियन सोल्जर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले उन्होंने आर्मी जो बनाई थी वो इंडियन सोल्जर्स की बनाई थी। जब सिपाहीज ने उनके अगेंस्ट वो कर दिया तो उनके पास आर्मी नहीं बची थी, इसी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। इस वजह से उन्होंने अब जो आर्मी बिल्ड करी उसमें यूरोपियन सोल्जर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया। They also decided to recruit more soldiers from Sikh, Gurkhas and Pathan instead of those from South India, Central India, Awadh and बिहार। उसके साथ साथ उन्होंने करा कि जो भी इंडियन सोल्जर्स ने रिक्रूट करना स्टार्ट करे तो या तो वो पंजाब एरिया से करे या पठान जो लाइक गुरखास होते हैं, पठान सिख्स जो होते हैं जो बेसिकली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लाइक पंजाब, सिंध, नाउ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जगहों में पाए जाते हैं, तो वहां से रिक्रूट करने लगे। ना पहले वो रिक्रूट कर रहे थे सदर्न इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, तो उन सोल्जर्स को रिक्रूट करना बंद कर दिया। Thus, the revolt of 1857 drastically changed the outlook of the British towards Indian. They realized that they could no longer continue profiting from the country without giving any returns to it. अब 1857 का रिवॉल्ट से उन्हें ये पता चला कि अगर हमें भारत देश से हमें प्रॉफिट कमाना है तो भारत को भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वापस से बैटल होगा और इस बार इंडियंस हमें पूरी तरीके से बाहर कर ही देंगे। तो इस वजह से इंडियन हिस्ट्री में एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, हियर द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।